जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ज्योग्राफी की क्लास लेके। पहले सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि, हर हर महादेव। और कंटिन्यू करते हैं आज की ज्योग्राफी की क्लास। पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। क्या पढ़ रहे हैं? भारत के भूगोल का भौतिक स्वरूप, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं पर्वत, पठार, और आज पढ़ेंगे स्टूडेंट हम मैदान। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैदान को समझेंगे विद मैप। तो आपको धैर्यपूर्वक क्लास को देखना है और अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें मैदान की, तो इसमें पढ़ना है स्टूडेंट हमें उत्तर भारत, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। इसको स्टूडेंट हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम विभाजन की बात करें, उत्तर के विशाल मैदान को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना है। तो अगर इसके विभाजन की बात करें तो स्टूडेंट राजस्थान का मैदान, क्या अगर हम बात करें उत्तर के विशाल मैदान में क्या आता है? राजस्थान का विशाल मैदान। क्या आता है? राजस्थान का मैदान। सेकंड स्टूडेंट पंजाब और हरियाणा का मैदान। किसका मैदान स्टूडेंट? पंजाब और हरियाणा का मैदान। थर्ड में स्टूडेंट गंगा का मैदान। क्या पढ़ेंगे हम? गंगा का मैदान। इसमें उच्च, मध्यम और निम्न, गंगा के मैदान में उच्च, मध्यम और निम्न भाग को हम पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र का मैदान, मतलब कि असम का मैदान हमें पढ़ना है। ये स्टूडेंट जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये इतने पार्ट्स में डिवाइड है। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कक्षा में अंत तक जुड़े रहना है। इसको हम मैप से स्टूडेंट आसान भाषा में समझेंगे। आज के बाद अगर स्टूडेंट मैदान से कभी क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन बताइए, या उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। अगर आपसे पूछ ले उत्तर का विशाल मैदान, तो आप ध्यान में रखेंगे यह मैदान भारत एवं विश्व का सबसे उपजाऊ है। अगर हम बात करें स्टूडेंट उत्तर के विशाल मैदान की, तो ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे उपजाऊ क्या है स्टूडेंट? मैदान है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है ये जो भाग है ये ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व का, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। ये चीज पहली आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में ध्यान में रखनी है। देन स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछ लें कि भाई जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है हिमालय पर्वत के दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में। मतलब कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है? हिमालय पर्वत स्टूडेंट यहाँ पर है। देन प्रायद्वीपीय के उत्तर, ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत। मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। तो भारत, क्योंकि आप सभी को पता है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में स्टूडेंट क्या है? अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। जो भी भाग किसी भी देश का ले लो, ये तो भारत की बात है, किसी भी अगर देश का भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, प्रायद्वीपीय का मतलब समझिएगा, जो भाग तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि पूर्व की बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, अगर बात करें पश्चिम में स्टूडेंट है अरब सागर, और अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है हिंद महासागर। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आप सिंपल सा बताना कि भाई क्योंकि अपना भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो अभी आपने जान लिया हिमालय पर्वत के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, मतलब हिमालय पर्वत के दक्षिण में यहाँ पर, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में क्या है? उत्तर के विशाल मैदान स्थित है। अब कौन कौन से स्टेट में, उन पे भी अभी मैं मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगी। देन स्टूडेंट अगर बोले कि उत्तर के विशाल मैदान, स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है उत्तर के विशाल मैदान में ही घनी जनसंख्या वाला ये प्रदेश है। जो उत्तर का विशाल मैदान है ये घनी जनसंख्या वाला क्या है? प्रदेश है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर स्टूडेंट बात करें कि भाई उत्तर के विशाल मैदान के क्षेत्रफल बताइए कि भाई जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है स्टूडेंट? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई
जो उत्तर उत्तर के विशाल मैदान है इनका क्षेत्रफल कितना है, तो आप लगाएंगे 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे विशाल मैदान है। क्या स्टूडेंट, जो कि भारत का सबसे विशाल मैदान है। क्षेत्रफल आए तो आप लगाएंगे 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर उत्तर के विशाल मैदान की स्टूडेंट आपसे लंबाई पूछ ली जाए कि भाई पूर्व से पश्चिम मतलब कि पूर्व से पश्चिम उत्तर भारत की लंबाई बताइए, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे 3200 किलोमीटर। कितनी स्टूडेंट? पूर्व से पश्चिम अगर लेंथ की बात करें तो स्टूडेंट आप लगाएंगे 3200 किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर स्टूडेंट चौड़ाई की बात करें कि भाई चौड़ाई कितनी है, तो आप ध्यान में रखेंगे 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। अगर उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई की बात करें स्टूडेंट, तो ये है 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एंड स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तर के जो विशाल मैदान है ये कहाँ पर फैले हुए हैं, जो उत्तर का विशाल मैदान है ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो चलो इसको समझते हैं मैप से। पहला है स्टूडेंट राजस्थान में फैला हुआ है, फिर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और एमपी में भी ये फैला हुआ है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट यहीं से आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो उत्तर के विशाल मैदान है ये कहाँ पर फैले हुए हैं। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताएंगे कि भाई राजस्थान में फैला हुआ है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में एंड असम में। अब स्टूडेंट ये कहाँ पर है, ये जो स्टेट है ये है कहाँ पर, तो आप देखेंगे राजस्थान है स्टूडेंट, यहाँ पर राजस्थान में फैला हुआ है उत्तर के विशाल मैदान। फिर चलते हैं स्टूडेंट, बात हो रही है पंजाब में फैला हुआ है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर है हरियाणा पंजाब के राइट में है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और इधर है स्टूडेंट यूपी में फैला हुआ है उत्तर के विशाल मैदान। और फिर है स्टूडेंट बिहार राइट में ही है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर फैला हुआ है। फिर है वेस्ट बंगाल और फिर है स्टूडेंट असम के क्षेत्र में। असम कहाँ पर है? असम यहाँ पर है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि भाई जो उत्तर के विशाल मैदान है वे इस पार्ट में, मतलब कि राजस्थान से लेके ये पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक असम तक, वेस्ट बंगाल मतलब यहाँ तक फैले हुए, कुछ पार्ट एमपी में भी फैले हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये है उत्तर का विशाल मैदान। क्या है स्टूडेंट? ये है उत्तर का विशाल मैदान, जो कि न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्थित भी बता दिया भाई, ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में और जो प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत को दक्षिण भारत भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के कहां पर है? उत्तर में है। अगर बात करें यही जो उत्तर का स्टूडेंट विशाल मैदान है, यही बहुत ज्यादा जनसंख्या, घनी जनसंख्या वाला ये प्रदेश भी है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 7.5 मतलब कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। लंबाई की बात करें, लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो हमने अभी बताया आपको 3200 किलोमीटर। कितनी है स्टूडेंट? 3200 किलोमीटर इसकी है। क्या है इसकी लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम लंबाई है 3200 किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे चौड़ाई पूछ ली जाए तो ये है 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट फैला मैंने बता दिया कहां पर, यह है अपना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। असम यहाँ पर ये फैला हुआ है, ठीक है। अभी अगर आपसे बात करें कि भाई समुद्र तल से जो उत्तर के विशाल मैदान है, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई बताइए, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे? 50 से 150 मीटर ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से उत्तर के विशाल मैदान की, तो आप लगाएंगे 50 से 150 मीटर की। अब स्टूडेंट अब मेन जो बात है ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अब तक हमने जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके बारे में मैम ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि भाई ये भारत और विश्व का सबसे उपजाऊ है, कहाँ पर स्थित है, घनी आबादी वाला है, क्षेत्रफल बता दिया, अपना जो
चौड़ाई बता दी भाई, चौड़ाई कितनी है, और लंबाई भी बता दी पूर्व से पश्चिम की। ये भी बता दिया कि भाई जो उत्तर के विशाल मैदान है ये कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। राजस्थान में फैले हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। कुछ पार्ट मतलब एमपी का भी कवर करता है ये चीज। जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी बता दी कि भाई 50 से 150 मीटर। अब अपने को ये तो पता ही नहीं भाई, जो ये उत्तर का विशाल मैदान है इसका आखिरकार निर्माण कैसे हुआ। जो उत्तर के विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे इसका निर्माण हुआ है स्टूडेंट नदियों से। अब आप सोचेंगे कि भाई नदियों से कैसे हुआ। नदियों से स्टूडेंट ऐसे हुआ, नदियों से जो नदियां बहाकर जो अवसाद लाती है उससे जो उत्तर के विशाल मैदान है उनका निर्माण हुआ। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण बताइए कैसे हुआ, तो आप लगाएंगे कि भाई नदियों के द्वारा लाए या नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ। अब कौन कौन सी नदियों से बहाकर लाए अवसादों से उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं जो इनकी सहायक नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा बहाकर जो अवसाद लाए गए उनसे स्टूडेंट क्या हुआ, उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अब आपको उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ ये भी पता चल गया कि भाई नदियां जो भी अवसाद बहाकर लाती हैं उनसे इनका निर्माण हुआ, मतलब कि उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी नदियां पूछ ली जाए तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और जो भी जितनी भी इनकी सहायक नदियां हैं, इनकी नदियों के द्वारा जितने भी अवसाद बहाकर लाए गए उनसे क्या हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई उत्तर के विशाल मैदानों के प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ लिया। राजस्थान का मैदान, पंजाब यहाँ पर है हरियाणा, ये हो गया गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि असम का मैदान भी पढ़ लिया। ये स्टूडेंट ये सारा किस में आता है, ये आता है उत्तर के विशाल मैदान में। किस में आता है स्टूडेंट, ये आता है उत्तर के विशाल मैदान में। एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, 1 मिनट। कुहू उठ गया मेरा बच्चा, आ मेरे पास आ जल्दी आजा दीपा, अबे कुहू को ले। हाँ बस जा मेरे बच्चा, जा, सुनो क्लास रुक रही है बीच में, जा मेरे बच्चा। गिर जाती है अभी बेड से। कुहू लो चीजी लो, जाओ मासी पास, जाओ बेटा जल्दी आजा, ले कुहू क्लास रुक गई। चलो हेलो कर दो फिर, हेलो कर दो सबसे, हेलो जाओ चीजी हाँ जाओ सोना, ले अच्छा ले जल्दी जाओ बेटा, मासी को पढ़ाना है अभी। गोला चीजी तेरी जाओ चलो तो ऐसे ही क्लास लेते हैं कुहू। चलो अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई, क्या पढ़ा अभी हमने, जो उत्तर के विशाल मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ा, कि हमने जान लिया कि भाई राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का, गंगा का मैदान, हमने गंगा के मैदान में उच्च मध्यम निम्न पढ़ लिया, और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि असम का मैदान है, उन सब के बारे में चर्चा की। अब स्टूडेंट बात करते हैं भाबर का विस्तार, क्योंकि भाबर आप सभी को पता है, भाबर से, तराई से और खादर से, बांगर से, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं भाबर के विस्तार की। स्टूडेंट शिवालिक हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के समांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी किसकी है, भाबर मैदान की। जाओ मम्मा पास, जाओ सोना जल्दी, बाय कर दो, बाय जाओ सोना। ये ले, जाओ बेटा, पढ़ाना है मासी को, आराम से माइक।
चलो तो स्टूडेंट, सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए। एक्चुअली मेरी भांजी आई हुई है और वो उठ गई बेड से, वो गिरने ही वाली थी, तो इसलिए थोड़ा मुझे जाके देखना पड़ा। यहाँ पर कोई नहीं था, तो चलो आप उससे भी मिल लिए। शुरू करते हैं आगे की क्लास। भाबर का विस्तार। तो स्टूडेंट, भाबर के विस्तार की अगर हम बात करें तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के समांतर सिंधु नदी से लेकर, आप ध्यान में रखेंगे, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तक किसका, भाबर का विस्तार है। आपसे ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई भाबर का विस्तार बताइए कितने कितने किलोमीटर तक है, तो आप लगाएंगे कि भाई 8 से 16 किलोमीटर तक किसका विस्तार है स्टूडेंट, भाबर का विस्तार है। कहां से लेकर कहां तक, मतलब किस नदी से लेकर किस नदी तक, तो आप लगाएंगे सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई जो भाबर है, भाबर का निर्माण कैसे हुआ, जो भाबर है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो स्टूडेंट आप लगाएंगे भाबर का निर्माण चट्टानों कंकड़ पत्थर बजरी से हुआ। भाबर का निर्माण कैसे हुआ, भाबर का निर्माण हुआ स्टूडेंट चट्टानों से, कंकड़ से, पत्थर से, बजरी से और बजरी से हुआ। मतलब कि जो चट्टान होती है, कंकड़ पत्थर बजरी से किसका निर्माण हुआ, भाबर का निर्माण हुआ। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर आकर नदियां विलुप्त हो जाती है, भाबर में, तराई में, खादर में या बांगर में। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कहाँ पर आकर जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट, आप लगाएंगे भाबर। भाबर में आके स्टूडेंट क्या होता है, जो नदियां होती हैं वो विलुप्त हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नदियां चट्टानों के मध्य से प्रभावित होती है। ऐसे पूछ ले कि भाई कहां पर जो नदियां हैं वो नदियां चट्टानों के मध्य से प्रभावित होती है। जो नदियां हैं वो चट्टानों के मध्य से प्रभावित का मतलब है बहती हैं। कौन सा ऐसा विस्तार है जहां पर नदियां चट्टानों के मध्य से होकर प्रभावित होती है, तो आप लगाएंगे भाबर। भाबर में स्टूडेंट क्या होता है, जो नदियां होती है वो चट्टानों के मध्य से बहती है या प्रभावित होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है यह क्षेत्र स्टूडेंट कम उपजाऊ, क्या है, कम उपजाऊ मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ज्यादा चट्टाने, कंकड़ पत्थर ये सब है, तो जहां पर ऐसी चीजें होंगी वहां पर कृषि नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा कम, मतलब कि कृषि के लिए अनुपयुक्त, मतलब कृषि के लिए अनुपयुक्त कौन सा क्षेत्र है, तो भाबर है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। भाबर में स्टूडेंट ये क्षेत्र कम उपजाऊ है। जो भाबर है, भाबर का क्षेत्र है स्टूडेंट, ये कम उपजाऊ है। क्यों है, ये मैंने आपको बताया। एक तो यहाँ पर आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, और यहाँ पर जो ये भाबर क्षेत्र है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हुआ है चट्टानों से, कंकड़ से, पत्थर से, बजरी से। जब यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी तो ये उपजाऊ कैसे हो सकता है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये भाबर का क्षेत्र है ये अनुपजाऊ है कृषि के लिए। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई कृषि के लिए अनुपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, भाबर है, तराई है, खादर है या बांगर है। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई मैडम ने बताया था भाबर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसका विस्तार कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कंकड़ से, पत्थर से, बजरी से। तो जहां पर ऐसी चीजें होंगी तो वहां पर तो मिट्टी अनुपजाऊ होगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है तराई कहाँ पर है, तराई का विस्तार कहां से कहां तक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। भाबर के पश्चिम में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई तराई क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे भाबर के पश्चिम में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। अब ये क्षेत्र स्टूडेंट नदियां धरती में प्रकट रहती है जहां महीन कण मिलते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पर महीन कण मिलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका स्टूडेंट बात करते हैं जो तराई है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप ध्यान में रखेंगे भाबर के दक्षिण में लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। अगर बात करें तराई क्षेत्र की कि भाई इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप ध्यान में रखेंगे भाबर के दक्षिण में लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये फैला हुआ है। और वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य
बन गई है। आप ध्यान में रखेंगे जो तराई की अधिकांश भूमि है ये कृषि योग्य बन गई है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यह क्षेत्र गन्ना प्लस धान की खेती के लिए उपयुक्त है। ये चीज स्टूडेंट स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन सा क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। तराई क्षेत्र है, भाबर है, बांगर है या खादर है। तो स्टूडेंट अगर पूछ लिया जाए गन्ना आ जाए या धान की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र या धान या गन्ने की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र योग्य है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट ये है तराई, क्योंकि ये कृषि योग्य भूमि है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बना था पिछली बार गन्ना से क्वेश्चन बना था कि भाई गन्ने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है, तो आपको लगाना है तराई। अगर क्या पता इस बार धान से पूछ ले तो अगर आ जाएगी कि भाई धान की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र बताइए, तो आप लगाएंगे तराई। तो भी गन्ना आ जाए या फिर धान की खेती आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे तराई क्षेत्र। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे जो कि है खादर की बात करते हैं स्टूडेंट। नदी के पास वाले क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई खादर क्षेत्र कहते किसे है, तो आपको ध्यान में रखना है नदी के पास वाला वह क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं स्टूडेंट खादर। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खादर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट फ्लड आने के कारण यहाँ की मृदा का नवीकरण होता रहता है, क्योंकि बाढ़ आती है तो इसके कारण जो मिट्टी होती है स्टूडेंट, मृदा होती है, मिट्टी होती है, तो उसका क्या नवीकरण होता रहता है। इसी कारण स्टूडेंट यह प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ बना रहता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बताइए, खादर, बांगर, भाबर या फिर तराई, तो आप लगाएंगे। अगर सर्वाधिक उपजाऊ आपसे पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे स्टूडेंट खादर। क्योंकि खादर क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, उससे क्या होता है, उससे मिट्टी का नवीकरण होता रहता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। निर्माण स्टूडेंट कैसे हुआ, अगर पूछ लिया जाए भाई खादर का निर्माण कैसे हुआ, तो आप लगाएंगे नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण। क्या स्टूडेंट, खादर का निर्माण कैसे हुआ, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण खादर का निर्माण हुआ। नई जलोढ़ मृदा से हुआ। अगर पूछ ले कि भाई किससे हुआ, तो नई जलोढ़ मृदा से हुआ। ये चीज मृदा से हुआ, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट अगर ये पूछ ले कि भाई खादर की ऊंचाई क्या बांगर से अधिक है या कम है, तो आप ध्यान में रखेंगे जो खादर की ऊंचाई है वो बांगर से कम है। क्या है, खादर की ऊंचाई बांगर से कम है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे जो कि है बांगर नदी के दूर वाला क्षेत्र। क्या स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बांगर क्षेत्र कौन सा है, तो नदी के दूर वाले क्षेत्र को बांगर कहते हैं। यहाँ बाढ़ नहीं आती क्योंकि नदी से दूर है। जहां पर नदियां पास होगी तो बाढ़ भी वहीं पर आने की ज्यादा संभावना है। तो बांगर में स्टूडेंट नदी के ये दूर वाला क्षेत्र, अब दूर है, नदियां दूर है तो बाढ़ आने की संभावना नहीं है। तो नदी के दूर वाला क्षेत्र, यहाँ बाढ़ नहीं आती, जिस कारण यहाँ मिट्टी का नवीकरण नहीं होता। अभी जैसे हमने खादर में पढ़ा, क्योंकि नदी के पास वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, फिर क्या होता है, मृदा का नवीकरण होता रहता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अब बात कर रहे हैं हम बांगर की। बांगर नदी के दूर वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर बाढ़ नहीं आती तो मृदा जो होती है, जो मिट्टी होती है, उसका नवीकरण नहीं होता। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी प्रदेश को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। यह प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र है। ये क्या है, ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर नदियां के ये दूर वाला क्षेत्र है, तो बाढ़ भी नहीं आती और सारी चीजें बता दी मृदा का, इसलिए नवीकरण भी नहीं होता, क्योंकि यह प्रदेश मैदान के ऊंचाई, ये जो बांगर है ये मैदान के ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यह उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग बताइए, तो आप लगाएंगे बांगर। क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे बांगर है, जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अगर ये पूछ ले बांगर कौन सी मृदा से बना हुआ है, मतलब कौन सी मिट्टी से बना हुआ है, तो आप लगाएंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। बांगर किससे बना हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें कि हमने पढ़ा मैदान।
क्या पढ़ा स्टूडेंट? मैदान को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया कि भाई मैदान का, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीजें पढ़ी। मैप से हमने चीजों को समझा कि भाई राजस्थान का मैदान, पंजाब का, हरियाणा का मैदान, ये गंगा का मैदान है, ये असम का मैदान है। ये सारी चीजें जान ली स्टूडेंट। हमने मिट्टियों के बारे में भी पढ़ लिया, बांगर, खादर, ये इन सब के बारे में भी जान लिया। अब स्टूडेंट यहाँ से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। उत्तर के विशाल मैदान, खादर, बांगर, क्या स्टूडेंट, भाबर, स्टार्टिंग से ही चलते हैं, भाबर से, तराई से, थर्ड खादर से, और फोर्थ स्टूडेंट बांगर से। यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में, अगर आपने अपने स्टेट लेवल के पीसीएस के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करे हैं तो आपने देखा होगा हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, आपको इसकी क्लास को अच्छे से देखना है, अंत तक देखना है। जो चीजें आपको वीडियो को देखकर याद हो जाती है वेल एंड गुड, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, मैप से उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना है कि भाई मैडम ने बताया था उत्तर के विशाल मैदान, तो ये कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र को हम उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। तो हमने जाना कि भाई राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, और असम को, वेस्ट बंगाल को, और कुछ भाग मध्य प्रदेश का। तो हमें पता चल गया भाई जो ये मैदान है, ये क्या है, उत्तर का, ये उत्तर के विशाल मैदान है, ये उत्तर के विशाल मैदान है। ये सारी चीजें हमने स्टूडेंट जान ली विद मैप। अब आप ऐसे देखेंगे ना, अगर आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपसे पूछ ले कि भाई उत्तर के विशाल मैदान में कौन शामिल नहीं है, तो आप इजीली निकाल दोगे, क्योंकि आपने मैप से समझ लिया कि भाई मैडम ने बताया था ये राजस्थान इधर है, पंजाब के नीचे हरियाणा, ये भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, असम भी है, मध्य प्रदेश भी है। अगर इसमें आ जाए कि भाई तो तमिलनाडु है, केरल है, या फिर गुजरात है, या छत्तीसगढ़, झारखंड, तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे कि भाई ये नहीं है। बस मैडम ने तो बताया था ये पार्ट उत्तर के विशाल मैदान है। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ज्योग्राफी की क्लास से काफी मदद मिल रही है। काफी बच्चों का इतना अच्छा फीडबैक है, इतनी कमेंट करते हैं। अगर कभी मैं क्लास नहीं ले पाती तो स्टूडेंट वो बोलते हैं कि मैडम ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करो। तो स्टूडेंट ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू रहेगी, करंट अफेयर की क्लास भी हमारी कंटिन्यू है, वो भी सबको देखनी है। उसके 73 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो आपको अभी अपनी करंट अफेयर की जो आपका टाइमिंग है उसको भी बढ़ाना होगा। 2 से 2.5 घंटे आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी चीजों को भी आपको कवर करते हुए चलना है। जैसे इंडियन पॉलिटी की मैं सारी क्लासेस, मतलब 38 लेक्चर लेके मैंने जो मेन टॉपिक थे वो कवर करा दिए हैं। बाकी आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आपको इंडियन पॉलिटी की सारी क्लासेस देखनी है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसको भी अपना डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा कि मैम ये टॉपिक करा दे। इतिहास की भी क्लास स्टूडेंट चल रही है, 10 से 12 लेक्चर उसके भी हो चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं भूगोल में स्टूडेंट मैंने 7 से 8 लेक्चर ले लिए हैं। अभी हम कर रहे हैं जैसे कि भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें हम पर्वत कर चुके हैं, पठार कर चुके हैं, मैदान हमने पढ़ लिया। कल स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कल करेंगे हम तटीय मैदान। क्या करेंगे स्टूडेंट, कल करेंगे हम तटीय मैदान। तो कल आपको फिर भी मैं ये कहूंगी, जैसे कि अभी मैं तटीय मैदान कल आपको कराऊंगी, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको तटीय मैदान एक बार घर से पढ़ के आना है, एक बार देखना है कि भाई तटीय मैदान में है क्या। और वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, कल हम अच्छे से तटीय मैदान को समझेंगे। फिर से मेरी भांजी आ गई है। तो स्टूडेंट क्लास भी ओवर हो चुकी है, तो अभी उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये थी आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी